बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि यूपी एटीएस ने ऐसे खोली सीमा हैदर की पोल, अंग्रेजी टेक्स्ट पढ़ने को कहा, नतीजा देखकर चौंक गए अफसर। बिहार में आरजेडी के पूर्व एमएलसी को 5.5 साल की सजा, जज ने कहा दुर्दांत अपराधी की तरह किया क्राइम। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, इस विभाग में 1.5 लाख पदों पर निकाली जाएगी बहाली। चावल के बाद दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है सरकार। 2023 में भारत में इतने करोड़ हो जाएंगे मुसलमानों की आबादी, क्या कहता है अनुमान, आगे आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। किशनगंज के भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ करते चीनी नागरिक धराया, जासूसी के संदेह में एसएसबी ने किया गिरफ्तार। सीएम नीतीश ने 34 अग्निमिशन वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बिहार अग्निमिशन सेवा होगी मजबूत। भाजपा ने नीतीश कुमार को बताया सबसे विफल नेता, कहा प्रधानमंत्री बनने का सपना बेंगलुरु में गया है टूर। बिहार के पटना में घर की छत पर सब्जी लगाने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपये। घट गई है बिहार की गरीबी, केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देकर के बिहार सरकार ने अपनी पीठ इस आधार पर थपथपाई। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बन रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एकेडमी। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, इस कारण अब लोगों को उमस भरी गर्मी सताने लगी है। बताया जा रहा है कि 7 दिनों तक अच्छी बारिश नहीं होगी और गर्मी सभी लोगों को परेशान करने वाली है। वहीं जुलाई के महीने में भी बारिश को लेकर के मौसम विभाग विज्ञान का पूर्वानुमान लोगों के लिए उत्साहजनक नहीं है। सावन के महीने में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसी महीने भी बारिश सामान्य से कुछ कम रह सकती है। महीने के दूसरे सप्ताह की शुरुआत को लेकर के अब तक मानसून की सक्रियता के लिए जरूरी सिस्टम नहीं बन सका है। बिहार में मानसून में ब्रेक लग गया है। मानसून का सिस्टम कमजोर है या फिर इसका सामान्य से आसपास है। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछले साल से इस साल स्थिति अच्छी है। साल 2022 में 16 जुलाई तक बिहार में सामान्य से 46% कम 196 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस साल बिहार में अभी तक सामान्य से 32% कम 236 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि बारिश का फायदा किसानों को नहीं हुआ है। वहीं आकाशीय बिजली ने बिहार में कई लोगों की जान ले ली है। आफत की इस बारिश ने कई परिवारों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। आपको बता दें कि कम बारिश से सबसे अधिक नुकसान किसानों को ही है। वहीं बाढ़ से आम लोग और फिर किसानों को ही नुकसान होता है। आपको बता दें कि किसान बारिश का इंतज़ार करते हैं। बारिश फसलों के लिए अच्छी बारिश साबित होता है। बारिश के कारण कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें लाभ मिलता है। धान के पौधे के लिए पानी अमृत के समान होता है। जैसे वर्षा के धान की फसल को फायदा पहुंचाता है। खेतों में नमी होने से धान के पौधे को जड़ से पर्याप्त पोषक तत्व मिलता है। मिट्टी के गीले होने से फसल को उर्वरा पहुंचाती है, लेकिन अभी तक बारिश से नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो फिर आप लोन से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। आप लोन पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया मौका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को 80% तक का लोन देती है। यानी कि ट्रैक्टर की कुल कीमत का किसान को सिर्फ 20% पैसा देना होगा, वही 80% अमाउंट लोन देता होता है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसानों को से ब्याज बेहद कम लिया जाता है। अगर किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर वे अपने नज़दीक के एसबीआई ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोन पर अगर आप ट्रैक्टर की खरीद करना चाहते हैं तो फिर आपके पास 2 या फिर उससे अधिक एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। वहीं अगर आपकी वार्षिक आय 10 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको ट्रैक्टर के लिए लोन मिल जाएगा। या ट्रैक्टर के लिए लोन ले रहे हैं तो फिर आपके पास जमीन से संबंधित कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और फिर मोबाइल नंबर आदि होना चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि जब से बिहार के महागठबंधन सरकार बनी है, बिहार सरकार केंद्र की रिपोर्टों से इत्तेफाक नहीं दिखाती है, लेकिन अब एक रिपोर्ट के हवाले से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इस रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि बिहार में गरीबी घट गई है, गरीब घट गए हैं। बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसे केडीवी लाइव आपके सामने पेश कर रहा है। तो बात करते हैं कि बिहार सरकार के अनुसार बिहार राज्य ने गरीबी की गिरावट में रिकॉर्ड बनाया है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रतिवेदन जारी किया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2015-16 से साल 2019-21 की अवधि में पूरे भारत में 13 करोड़ 51 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जबकि बिहार राज्य में अकेले 2 करोड़ 25 लाख लोग गरीबी की सीमा से बाहर हुए हैं। इस प्रकार पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर हुए व्यक्तियों में 16.65% व्यक्ति बिहार राज्य से है। दोस्तों बात करेंगे कि फरवरी महीना 28 दिन का होता है, तो आपको पता है जी हाँ, लीप ईयर में ये 29 दिनों का होता है, लेकिन बिहार में एक गुरुजी ने फरवरी महीने पूरे 30 दिनों का बना दिया है। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि ये गुरुजी कोई साधारण शिक्षक नहीं बल्कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। मामला बिहार के जमुई जिले का है। यहाँ सरकारी स्कूल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। जब छात्रों को स्कूल से मिले टीसी में उसकी जन्म तारीख 30 फरवरी अंकित है, जबकि फरवरी महीना 28 या फिर 4 साल में एक बार बढ़ करके 29 दिनों का होता है। लेकिन इस साधारण ज्ञान को भी भूल करके हेडमास्टर ने एक छात्र की टीसी में जन्म तारीख 30 फरवरी लिख दिया और अब हेडमास्टर साहब की गलती का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। टीसी पर गलत जन्म तिथि होने की वजह से 8वीं पास करने के बाद भी छात्र का दाखिला 9वीं में नहीं हो पा रहा है। जब पीड़ित छात्र की पहचान अमर कुमार के रूप में हुई है, उसे ये टीसी 21 अप्रैल को जारी हुआ था। इसके बाद से ही छात्र और फिर उसके अभिभावक परेशान हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोलने वाला ये मामला चकाई प्रखंड की उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजपेयीडीह का है। जब मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। इस बात को सुनकर के हेडमास्टर समेत सभी शिक्षक हैरान रह गए, लेकिन ये कहकर के सुधार करने से मना कर दिया कि टीसी में ओवर राइटिंग का प्रावधान नहीं है। तब छात्र के पिता जमुई शिक्षा पदाधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंचे। मामला सुनने के बाद डीओ ने हेडमास्टर को फोन लगा करके फटकार लगाई और छात्रा को नया टीसी देने का आदेश दिया। जिस साथ ही हेडमास्टर को डीओ ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी विभागों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, अक्सर सरकारी अधिकारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगते हैं। ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिला से सामने आया है, जिसको जानकर के हर कोई हैरान है। यहाँ रिश्वत लेकर के एक जीवित महिला का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया। महिला जब खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र अपने हाथ में लेकर के सरकारी दफ्तर पहुंची तो फिर हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला चकाई प्रखंड से जुड़ा हुआ है, जहां एक युवक ने सौतेली मां की जमीन को हड़पने के लिए सरकारी अधिकारी को घूस देकर के उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था। जब बुधवार गांव की रहने वाली लखपति देवी को मृत घोषित करते हुए पिछले साल 20 सितंबर को प्रखंड कार्यालय के अधिकारी ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। जब लखपति देवी को इस बात की जानकारी हुई तो फिर वह प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंच गई, जहां लखपति देवी ने आवेदन देकर के खुद के जिंदा होने की बात कही है और डेथ सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की है। डीडीसी शशि शेखर चौधरी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब खबर जमुई जिला से सामने आ रही है, जहां गांव में बाघ देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा बाघ की सूचना दिए जाने के बाद वन विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। गांव के लोग रत जग्गा कर रहे हैं और दहशत में हैं। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ होने की आशंका जताई है और ग्रामीणों को घर में रह करके सलाह दी है। दरअसल बिहार के जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में स्थित अमेठियाडीह गाँव गुरुवार को दिन भर चर्चा में रहा। यह चर्चा इस बात को लेकर कि गांव में एक घर की छत पर बाघ को देखा गया। जब गांव के ही एक युवक ने बाघ का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से गांव के लोग दहशत में हैं। जब गांव के एक बंद पड़े घर की छत पर लोगों ने बाघ को बैठे हुए दिखाया था। जहां अमेठीडिया गांव निवासी मिथिलेश पंडित और फिर नरेंद्र पंडित ने बाघ को अपनी आंखों से देखने का दावा किया था। जब वही राजन पंडित ने बाघ का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गाँव में बाघ होने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 1-1.5 साल पहले तक दक्षिण बिहार के 5 जिलों नालंदा,
नवादा, शेखपुरा, जमुई और गया को ही हॉट स्पॉट माना जाता था, लेकिन अब उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मोतिहारी और बेतिया से भी बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड के केस मिलने लगे हैं। जहां आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू अब इन चारों जिलों में सक्रिय गैंग की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि साइबर अपराधी संगठित होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट युवाओं को गैंग से जोड़ने में लगे हैं। जहां कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच रखने वाले युवा इसमें फंस जा रहे हैं। ज़्यादातर मामले में अपराधी 20 से 30 आयु वर्ग के कॉलेज छोड़ने वाले छात्र हैं। ईओयू के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 से लेकर के अब तक साइबर क्राइम के मामले में 1000 से अधिक कांड दर्ज हुए हैं। इनमें 46 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दर्ज कांडों में वित्तीय फ्रॉड के मामले में शिकायतकर्ताओं की 15 करोड़ रुपए की राशि अपराधियों द्वारा ट्रांसफर किए गए खातों में होल्ड करा ली गई है, जहां इसमें से करीब 1 करोड़ रुपए की ही पीड़ितों को वापस हो सका है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। जहाँ इसके लिए राज्य में यानी कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय और फिर खेल अकादमियाँ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। जहाँ वहीं पद वर्गीकृत प्रशासकीय निकाय द्वारा इस खेल विश्वविद्यालय के लिए 31 और खेल अकादमी के लिए 81 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी है और अन्य पदों के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने खेल प्राधिकार और फिर शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर के इस संबंध में आग्रह किया है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और फिर खेल अकादमी दोनों राजगीर में स्थापित होना है। ये दोनों संस्थान राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किए जाएंगे। गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और फिर राजस्थान के बाद खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार छठा राज्य बन गया है। इसके लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानमंडल से पास कर लिया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों का शक और भी गहराता जा रहा है। यह सीमा के द्वारा यूपी एटीएस को दी गई तमाम जानकारियों में अनियमितताएं पाई गई है। इसी बीच सीमा से पूछताछ के दौरान उसकी शानदार अंग्रेजी ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीमा हैदर से अंग्रेजी की कुछ लाइन पढ़ाई गई, जब उसने बिना कोई गलती किए बेहद आसानी से अंग्रेजी को पढ़ लिया। खास बात यह है कि सीमा खुद को अनपढ़ बताती है। ऐसे में जांच एजेंसी भी ये देख करके हैरान है कि आखिर एक अनपढ़ महिला कैसे इतने अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सकती है। सीमा हैदर ने यह दावा किया था कि नेपाल के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर में उसने सचिन मीना के साथ शादी कर ली थी। एक न्यूज़ चैनल ने नेपाल के इस मंदिर में जाकर के पड़ताल की, जब इस दौरान उनके रजिस्टर में सीमा और सचिन नाम के किसी जोड़े की शादी के संबंध में सबूत नहीं मिले। जब पुलिस का कहना है कि पबजी गेम के माध्यम से सीमा भारत में कई अन्य लोगों के संपर्क में थी। खास बात यह है कि सीमा के अधिकांश पबजी वाले दोस्त केवल दिल्ली एनसीआर से ही है। यही वजह है कि यूपी एटीएस का उस पर शक गहराने लगा है। जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को एक बयान में बताया है कि कैसे सीमा हैदर ने जनवरी 2022 की शुरुआत में भारत में घुसने की योजना बनाई थी। जहाँ इस साल मार्च में वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक होटल में सचिन मीना से मिली थी और झूठे नाम के तहत वहां 7 दिन बिताए थे। फिर मई में सीमा हैदर ने टूरिस्ट वीज़ा प्राप्त किया और फिर कराची से दुबई और फिर काठमांडू के लिए उड़ान भरी। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना की विशेष अदालत ने बिहार राजद के पूर्व एमएलसी को 5.5 साल कैद की सजा सुनाई है। जब कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व एमएलसी को न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। जब कोर्ट ने कहा है कि पूर्व एमएलसी ने दुर्दांत अपराधी की तरह क्राइम किया है। पटना में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के जज संगम सिंह बुधवार को आरजेडी के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी को आईपीसी की अलग अलग धाराओं में 5.5 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी की तुलना दुर्दांत अपराधी से की। जब कोर्ट ने कहा है कि एक जनप्रतिनिधि ही सदन में बैठ करके कानून बनाता है, लेकिन आज़ाद गांधी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कानून को ताक पर रख करके प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ क्राइम किया है। मामला लगभग 16 साल पुराना है, जब उस समय आज़ाद गांधी राजद के एमएलसी हुआ करते थे, जब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि चावल की कीमतों में लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब सरकार गेहूं और फिर दालों की कीमत पर काबू पाने के लिए कई अहम कदम उठा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गेहूं और फिर दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए कई फैसले ले सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर सरकार बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दाल और फिर गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार इन महत्वपूर्ण चीज़ों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नीतिगत उपायों पर विचार कर सकती है। इसमें दालों और फिर गेहूं की कुछ किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध, मांग आपूर्ति को देखते हुए और फिर आयात और फिर सीमा शुल्क में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गरीब परिवारों की पहुंच से सेब कोसों दूर हो गया है। जहाँ दिनों दिन इसकी कीमत आसमान छू रही है। थोक मंडी में भाव बढ़ने से खुदरा व्यापारी कम मात्रा में ही सेब की खरीदारी कर रहे हैं। जहाँ स्थानीय बाजार में सेब 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जैसे इसकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट देखा जा रहा है। बिहार के मंडियों के थोक विक्रेताओं ने बताया है कि कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश से सेब थोक में मंगाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने से सेब के अधिकांश बागान डूब गए हैं। ऐसे में सेब की पैदावार में विपरीत असर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि मजबूरी की वजह से जिस भाव में खरीदारी होती है उसी के अनुसार खुदरा विक्रेता को दिया जाता है। जहाँ इधर खुदरा विक्रेता का कहना है कि सेब का दाम बढ़ने से इसकी बिक्री काफ़ी प्रभावित हुई है। सावन माह में पूजा का दौर रहता है, ऐसे में फलों की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन सेब महंगा होने से लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जो सक्षम है वे भी कम ही खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में बिक्री 75% तक प्रभावित हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी 9 से 5 का जॉब करते हुए थक गए हैं और अब अपना कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, तो फिर अभी हम आपको कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं। आप इस बिजनेस को बेहद कम लागत में शुरू करके शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप केवल 20,000 रुपये में से शुरू कर सकते हैं। साथ ही इसकी खास बात यह है कि आप इस बिजनेस को घर बैठे भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस आपको बहुत कम दिनों में ही अच्छी खासी कमाई कर सकता है। जी हाँ, आजकल सेल्फ और फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बेबी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। जहाँ हर पेरेंट्स यानी कि हर माँ बाप अपने बच्चे की सेहत को लेकर के बहुत सोचते हैं। जहाँ ऐसे में ऑर्गेनिक बेबी प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप हाई क्वालिटी वाले कपड़े, स्किन केयर प्रोडक्ट, खिलौने जैसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं और फिर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप 20,000 रुपये तक कोई भी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर ऑनलाइन नर्सरी प्लांट एक शानदार विकल्प है। जब बागवानी और फिर इंडोर पौधे में बढ़ती रुचि को देखते हुए ऑनलाइन प्लांट नर्सरी बिजनेस शुरू करना फायदेमंद साबित हो सकता है। या इसके लिए आपको लोकप्रिय पौधे की किस्मों, दुर्लभ प्रजातियों और फिर ट्रेंडिंग पौधों को ध्यान में रखना होगा। या इस बिजनेस को आप बेहद कम लागत में शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक साथ 1.5 लाख पदों पर बहाली निकाली जाएगी। ये बहाली स्वास्थ्य विभाग में होगी। इसकी घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को भी बेहतर बनाने के लिए इन पदों पर बहाली की जाएगी। पहले ऐसा होता था कि 5-5 सालों तक डॉक्टर अस्पताल में नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1.5 लाख पदों पर बहाली की जा रही है, जिसकी घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने की है। दरअसल गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आरा में मॉडल सदर अस्पताल और फिर पीकू का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद मंच से ही उन्होंने इसकी घोषणा की। जहां उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी गड़बड़ियां थी, जिसको हमने आते ही दूर किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने एक बार में 1000 डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि ओपीडी में डॉक्टर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं तो फिर उन पर भी कार्रवाई करने पर में हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले बहुत से डॉक्टर ऐसे थे जो 5-5 साल तक अस्पताल नहीं आते थे, या फिर जहां उसकी ड्यूटी होती थी तो फिर वहां जाते ही नहीं थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों के लोगों के लिए अच्छी खबर है जहां के लोग अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य रोजी रोटी के लिए रह रहे हैं। रेलवे अब उनके राज्य के मुख्य रूटों पर गैर एसी सुपरफास्ट नई ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नई ट्रेनें बिना एसी की होगी, जिससे इनका टिकट सस्ता होगा। जैसे टिकट नहीं मिलने से मजदूरों को और फिर आम लोगों को हो रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में ट्रेन के टिकट महंगा होने से मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने कम किराए वाले सुपरफास्ट ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जहाँ अभी तक सिर्फ त्योहारी सीजन में ही रेलवे स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनें चलाया करता था, लेकिन अब ये ट्रेनें सालों भर चला करेगी। जब मिली जानकारी के मुताबिक कम किराए वाली नई ट्रेनें जनवरी 2024 से चलने की
तैयारी है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए नई विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इन राज्यों से अधिकांश कुशल अकुशल कामगार, कारीगर, मजदूर और फिर अन्य लोग काम के लिए महानगरों और फिर बड़े शहरों में जाते हैं। इन लोगों के लिए ट्रेनें चलाई जाएगी जिनमें सिर्फ स्लीपर जनरल क्लास के कोच लगेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों में न्यूनतम 22 से अधिकतम 26 कोच होंगे। इन्हें मौसमी के बजाय बल्कि पूरे साल अस्थायी रूप से चलाया जाएगा। इन्हें नियमित समय सारणी में भी शामिल किया जाएगा, जिससे यात्री पहले से आरक्षण करा सकेंगे। जब मिली जानकारी के मुताबिक कम किराए वाली ट्रेनें जनवरी 2024 से चलने की तैयारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि चावल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद सरकार अब दालों और गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के उपायों पर विचार कर सकती है। जहां इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कीमतें मजबूत हो गई है, इसीलिए नीतिगत उपायों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब मेज पर मौजूद विकल्पों में इम्पोर्ट और फिर कस्टम ड्यूटी में बदलाव, इन वस्तुओं की कुछ किस्मों के लिए निर्यात संबंधित कदम, साथ ही डिमांड सप्लाई परिदृश्य को सुचारू बनाने के लिए दूसरे कदम उठाए जाएं। कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ उपाय पहले से ही मौजूद हैं। सरकार ने पिछले साल मई से गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अभी तक नहीं हटाया है और दालों के लिए तुअर और उड़द पर 10% कस्टम ड्यूटी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिर तक जारी रखा है। विदेश व्यापार महानिदेशक के एक नोटिफिकेशन के अनुसार घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने 20 जुलाई को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। चावल में साल दर साल 12.97% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि अधिकारी ने कहा है कि हस्तक्षेप की ज़रूरत है या फिर नहीं, और गेहूं और फिर दालों की कीमतों में बढ़ोतरी से निर्यातों के लिए किस तरह की नीतिगत कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, इस पर अंतिम फैसला मंत्रालय की एक इंटरनेशनल कमेटी के विचार में इस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत नेपाल का पानी टंकी सीमा से एसएसबी की 41वें बटालियन के जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके पास से भारतीय मुद्रा 6330 रुपये यानी कि भारतीय रुपये 6330 रुपये और फिर नेपाली 46,860 रुपये भी जब्त किए गए हैं। पकड़े गए चीनी नागरिक का नाम 39 वर्षीय पेंग योगचिन बताया जा रहा है, जब वो चीन के शांगहेई विहांग फेंग का रहने वाला बताया जाता है। एसएसबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियमित जांच के दौरान एक चीनी नागरिक को रोक करके पूछताछ की गई और उसे अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। इसके बाद उस चीनी नागरिक पेंग युहांग ने नेपाली पासपोर्ट और फिर नागरिकता पहचान पत्र दिखाया, जिसके सहारे वह भारत में प्रवेश करता, लेकिन एसएसबी जवानों ने उस पासपोर्ट की जांच की तो फिर वह फर्जी निकला। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जहां एसएसबी के पूछताछ में पहले चीनी ने खुद को नेपाल का नागरिक बताया, लेकिन एसएसबी को शक है कि उसने धोखे से नेपाली पासपोर्ट उमेश योजन के नाम से बनाया है। एसएसबी सूत्रों के अनुसार वह नेपाली भाषा बोलने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण एसएसबी को शक हुआ और फिर उसके सामान की जांच की गई तो फिर उसके पास से चीन मुल्क की कई सामान, एक फ़ोटो और फिर एक आईडी प्रूफ भी बरामद हुआ है, जिस पर उसका नाम पेंग योगजिन लिखा हुआ था, जिससे उसके चीनी नागरिक होने का प्रमाण था। लेकिन उसने इस संदर्भ में एसएसबी को बताया कि वह उसका कैसीनो पहचान पत्र है, जिसका उपयोग वह काठमांडू में कैसीनो में काम करने के लिए करता था। जब वहीं एसएसबी से पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह एक चीनी नागरिक है और नेपाली अधिकारी को 3,50,000 रुपये की रिश्वत देकर के धोखाधड़ी से नेपाली पासपोर्ट बनवाया है। इसके बाद एसएसबी अपनी सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद उस चीनी नागरिक को खोड़ोबाड़ी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप भी अपने पैसों पर हायर रिटर्न चाहते हैं तो फिर ये खबर आपके काम की है। जब बैंक एफडी और फिर छोटी बचत योजनाओं को कम जोखिम वाले निवेश के ऑप्शन है, जहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाला ब्याज दर इस समय रिकॉर्ड लेवल पर है, जहाँ आप निवेश के लिए इस ऑप्शन का विचार करके ज़्यादा फायदा पा सकते हैं। जहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए जुलाई से सितंबर की ब्याज दर 8.2% तय की गई है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था लागू करने के साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान किया था। इसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा को 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया था। इस बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को निवेश
निवेश पर पहले से ज़्यादा फायदा मिल रहा है। यह सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में ब्याज दर को बढ़ाकर के 8.2% कर दिया गया है। यह इससे पहले की तिमाही में ये 8% थी। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू धर्म में हर महीने में कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार पड़ता है, लेकिन सावन का महीना तो इस मामले में विशेष होता है। सावन महीने में हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी जैसे अहम पर्व पड़ते हैं। या इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण तिथियां भी पड़ती है। इस बार तो सावन महीने में ही अधिक मास पड़ रहा है। इस कारण मासिक शिवरात्रि, चतुर्थी, प्रदोष जैसी तिथियां दोगुनी बार पड़ेगी। सावन महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक है। अगस्त महीने में कई बड़े त्यौहार पड़ रहे हैं। 14 अगस्त को सावन महीने की दूसरी मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाएगी। इसमें 19 अगस्त 2023 को हरियाली व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और फिर कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी मनाई जाएगी। वहीं भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन 31 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। दोस्तों ट्रेन से सफ़र करना अन्य देशों की तरह भारत में भी फायदे हैं। जी हाँ, भारत में भी कई तरीके के फायदे हैं जिनका लाभ वरिष्ठ नागरिक ट्रेन से यात्रा करने पर उठा सकते हैं। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों यानी कि बुजुर्ग लोगों की तरफ से सबसे बड़ी मांग रेल किराए में छूट देने की थी। 2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को पहले दी जाने वाली रियायत को बंद कर दिया था। हालांकि अब भी कई लाभ हैं जिनका फायदा वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं। जब वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने के दौरान आधार कार्ड ले जाना आवश्यक है, जिसमें उनकी उम्र या फिर जन्मतिथि दर्शाई गई हो और फिर ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर इसे दिखाया गया हो। टिकट खरीदते समय आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ नागरिक आरक्षण काउंटर के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से भी आरक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय वरिष्ठ नागरिक को जो 45 साल या फिर उससे अधिक की महिला यात्रियों को निचली बर्थ स्वचालित रूप से आवंटित करने का प्रावधान है। यह सभी ट्रेनों में जहां सोने की जगह आरक्षित है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6 निचली बर्थ और फिर AC 3 टियर और AC 2 टियर कक्षाओं में प्रत्येक कोच 3 निचली बर्थ का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है। यह स्टेशनों पर वृद्ध और फिर विकलांग यात्रियों की सहायता के लिए और फिर मौजूदा सेवाओं के मजबूत करने के लिए यात्री मित्र सेवा प्रदान की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज 22 जुलाई को अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। जहां NI न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 जुलाई को 70,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर युवाओं को वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नियुक्ति किए गए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस मौके पर PM युवाओं को संबोधित भी करेंगे। यह न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे थे। ये नियुक्ति पत्र रोजगार मेला पहले के तहत बांटे गए थे। जब पिछले साल जून में PM मोदी ने कहा था कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत देश भर में 13 जून को 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इसी रोजगार मेला के तहत 17,000 युवाओं को PM मोदी उनकी नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटा गया था। जहां इसके बाद PM मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को PM संबोधन भी किया था। दोस्तों बात करते हैं कि यात्रियों की सुविधा और फिर ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए रेल मित्रा ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिससे यात्री सीधे WhatsApp के जरिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इस नई सेवा का उद्देश्य ट्रेन में भोजन के अनुभव को सुव्यवस्थित करना, भोजन ऑर्डर करने की परेशानी को कम करना और फिर ट्रेनों में भोजन की कई विकल्प प्रदान करना है। यहाँ स्मार्टफोन और फिर डिजिटलीकरण के तेज़ी से उपयोग के साथ रेल मित्र की पहल भारतीय रेलवे में खान पान सेवाओं को डिजिटली बनाने की है। रेल मित्र WhatsApp फूड ऑर्डर सुविधा यूनिक है, क्योंकि रेल यात्री सीधे रेल मित्र ग्राहक सहायता कार्यकारी के अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। लाइव एजेंट समर्थन के साथ भोजन ऑर्डर करने से ग्राहकों के लिए भोजन बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। तो कोई भी यात्री WhatsApp चैट पर अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर अपनी भोजन आवश्यकताओं को आराम से बता सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो फिर आप WhatsApp के जरिए भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए एक नंबर दिया गया है और ये नंबर है, WhatsApp नंबर है 8102888222, यानी कि 8102888222। ये WhatsApp नंबर है। इस WhatsApp नंबर के जरिए आप रेल में यात्रा करते समय भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास भोजन आ जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अग्निशमन सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में के अग्निशालियों के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के पास 11 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार के महानिदेशक सह महासमादेष्टा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पुस्तिका का भी लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अग्निशमन वाहनों को विभिन्न जिलों में रवाना करेंगे। सभी अग्निशमन वाहन 5000 लीटर जल की क्षमता वाले हैं। जिलों में भी आग लगने की घटनाएं लगातार घट रही है और फिर उसको देखते हुए बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिलों में इस तरह के अग्निशमन वाहन की व्यवस्था होने से तुरंत आग पर काबू पाया जा सकेगा और जान माल की सुरक्षा की जा सकेगी। जब बिहार के कई जिलों में अग्निशमन वाहन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से आग लगने की घटनाओं के बाद भी जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब आधुनिक अग्निशमन वाहन के मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में आग लगने की घटना की सूचना पर 101 और फिर 112 डायल करके अग्निशमन विभाग को सूचित किया जाता है। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की ओर से अग्निशमन वाहनों के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश होती है और उस दिशा में आज 34 आधुनिक अग्निशमन वाहनों को जो लोकार्पित किया गया है, जो बड़े मददगार साबित होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। जब बारिश नहीं होने से बिहार में एक बार फिर से गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। जहाँ कई जिलों में तापमान से लोगों को परेशानी होने लगी है। जब बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं होने के चलते लोगों की समस्या बढ़ने लगी है। जब मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना समेत बिहार के अन्य कई जिलों में 2 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। वहीं 23 से 25 तक बारिश और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अब तक पूरे बिहार में बारिश की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 20 जुलाई तक बिहार में 395 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी बारिश नहीं हुई है। जहां अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 238 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 2 दिन तक बिहार में बारिश के कम आसार हैं। वहीं 23-24 जुलाई को उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान की सीमा हैदर के घुसपैठ मामले पर एडीजी पुलिस मुख्यालय बिहार एडीजी पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। सीमा हैदर बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश नहीं की है। जी हां, एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि सीमा हैदर किसी अन्य राज्य की बॉर्डर से भारत में आई होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर के बिहार पुलिस बेहद चौकस है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना बेंगलुरु में ही टूट गया है और भाग करके बिहार आना पड़ा। जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वे पहले बिहार तो संभाल लें। सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाठीचार्ज मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरे मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो रवैया अपना रही है वो ये नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमें पहले से मालूम था कि हमारे नेता विजय सिंह की मौत मामले में नीतीश बाबू लीपापोती करेंगे। अगर वे कह रहे हैं कि हमारे नेता की जान हार्ट अटैक से गई है तो फिर उन्होंने जो पोस्टमार्टम करवाया है उसका वीडियो दीजिए। हम लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। एम्स से मेडिकल जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि विजय सिंह की जान ले ली गई है। जब हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस केस की जांच कराई जाए। जब नीतीश कुमार अच्छी तरीके से समझ ले कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में चैन से नहीं बैठेंगे, जब हम लोग विजय सिंह के मामले में नया न्याय लेकर के रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 18 साल में बिहार के बर्बादी के कारण कोई एक व्यक्ति है तो फिर उसका नाम नीतीश कुमार है। वहीं उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव लड़ते लड़ते थक गए हैं। लालू जी टिक ही नहीं पाए। जब उनका बेटा क्या टिकेगा, वे भ्रष्टाचारी हो गए हैं। जब भारत में तो भारत ही जीतेगा। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। 13 जुलाई को भाजपा के सांसद विधायकों और फिर हमारे महिला कार्यकर्ताओं के छाते पर लाठियां चलाई गई, जिसके खिलाफ में 24 जुलाई से हमारा युवा मोर्चा सभी जिला मुख्यालय और फिर मंडल मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। ये 9 अगस्त तक चलेगा। राज्यपाल को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जैसा विफल नेता कभी नहीं हुए हैं। भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं। जब बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक के दौरान अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट का पोस्टर कांग्रेस ने लगाया था, वहीं मणिपुर के मामले में उन्होंने कहा है कि वहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये सब हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप केला की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार केला की खेती के लिए 62,500 रुपये का अनुदान देगी। ये अनुदान किसानों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। खबर के अनुसार केला यानी कि टिश्यू कल्चर की खेती करने वाले किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत 50% की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी इकाई लागत 1,25,000 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि राज्य के किसान इसकी खेती कर सके। इससे केला के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों का आय भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान निदेशालय की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.horticulturebihar.gov.in पर जाकर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन करें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।